हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, एज वी नो हमारी हरियाणा पुलिस की एक प्रीवियस ईयर सीरीज़ चली हुई है जिसमें यह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। कल की क्लास में हमने जो थे कोशिका, कोशिकांग मतलब सेल एंड सेल ऑर्गेनल के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। उसी को ही हम आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। जितने भी कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को हम जो है यहाँ पर कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कोशिका का अध्ययन मतलब कि स्टडी ऑफ सेल। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि बायो की जिस ब्रांच में आप कोशिका का अध्ययन करते हो उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर आ जाएगा साइटोलॉजी। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? साइटोलॉजी। देखो एक ना रूट वर्ड सीखते हैं, जहाँ पर भी लास्ट में ये लॉजी वर्ड आता है उसका मतलब है चीज़ों का अध्ययन करना, और साइटो का मतलब हो गया सेल मतलब कि कोशिका, तो बन गया ना कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब देखो कल मैंने आपको इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था, पहला ही क्वेश्चन था कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, मतलब कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये फंक्शनल यूनिट कैसे है, कार्यात्मक इकाई कैसे है, वो सीखते हैं। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो काम किसका है? लंग्स का काम है, लेकिन लंग्स में भी कौन काम करता है हमें वो सीखना है। मतलब कि लंग्स की, फेफड़ों की जो कार्यात्मक इकाई है ना, जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है वो सीखते हैं। पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई, तो याद रखोगे एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई मतलब कि कुपिकाएं। कुपिकाएं क्या हो जाती हैं? फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ जो गुर्दे मतलब कि किडनी है, किडनी का मेन काम क्या है? एक तो ब्लड को फिल्टर करना एंड क्या करना? यूरिन की फॉर्मेशन करना। ठीक है, एक्सक्रीशन सिस्टम में यूज़ होता है आपका ब्लड की प्योरीफिकेशन करना एंड क्या करना? यूरिन की फॉर्मेशन करना। तो किडनी में भी जो काम करते हैं मतलब किडनी की कार्यात्मक इकाई या फिर फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगी? तो याद रखेंगे नेफ्रॉन। ठीक है, क्या हो जाएगी? नेफ्रॉन। और इसी के साथ ही याद रखना एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टडी ऑफ किडनी या फिर गुर्दे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका आ जाएगा नेफ्रोलॉजी, क्योंकि बताया जहाँ भी लॉजी वर्ड आएगा उसका मतलब है चीज़ों का अध्ययन करना। तो नेफ्रोलॉजी क्या हो जाता है? किडनी की स्टडी या फिर गुर्दे का अध्ययन आपका नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यकृत मतलब कि लिवर का काम, लिवर की फंक्शनल यूनिट। देखो लिवर का काम क्या है? बाइल जूस मतलब कि पित्तरस का स्त्राव करना, पित्तरस को बनाना जो डाइजेशन सिस्टम में, पाचन तंत्र में हेल्प करेगा। तो पित्तरस भी जो लिवर है हमारा वो बनाता है। तो कौन उसमें काम करता है? तो याद रखना हेप्टिक सेल। हेप्टिक कोशिकाएं, हेप्टिक सेल। तो आपका लिवर मतलब कि यकृत की कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगी? आपकी हेप्टिक सेल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आज ये स्टडी ऑफ लिवर यानी कि लिवर के अध्ययन को क्या बोलोगे? तो वो हो जाएगा हेप्टोलॉजी। क्या हो जाएगा? हेप्टोलॉजी। साथ साथ ये भी याद करते चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मस्तिष्क मतलब कि ब्रेन। हमारे ब्रेन की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या हो जाएगी? तो आंसर आ जाएगा न्यूरॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ये क्या हो जाते हैं? हमारे मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई। अब यहाँ से ना दो क्वेश्चन बड़े अच्छे याद रखोगे। देखो बात आई है हमारा जो है किडनी की भी बात आ गई, नेफ्रॉन हो गया, लिवर का हो गया आपका हेप्टिक सेल, और ब्रेन का हो गया न्यूरॉन। तो ये पूछा जाता है कि अपने आप को ठीक करने की कैपेसिटी यानी कि रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो याद रखोगे जो ये लिवर है ना, मतलब जो हेप्टिक सेल यानी लिवर की, लिवर को बोलते हो यकृत, लिवर की जो रीजनरेशन पावर है ना अपने
आप ठीक करने की कैपेसिटी वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और सबसे कम किसकी हो जाएगी, तो आ जाएगा आपका ब्रेन, यानी मस्तिष्क की अपने आप को पुनर्विकसित करने की जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। जैसे कई बार मान लो हेड इंजरी हो गई, याददाश्त चली गई, तो वापस आने में बड़ा टाइम लगता है। तो मतलब ब्रेन जो है वो उसको रीजनरेशन पावर कम है, और जो लिवर है उसकी रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोशिका द्रव्य, मतलब साइटोप्लाज्म की खोज किसने की। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कोशिका द्रव्य का क्या मतलब है। तो बड़ा सिंपल है, कोई भी सेल है, कोशिका है, उसमें जो भी लिक्विड भरा होगा, जो भी तरल पदार्थ भरा होगा, उसी को ही क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म। और अगर किसी भी चीज़ में लिक्विड भरा है ना, कुछ भी तरल भरा है किसी भी जीव में, इसका मतलब है कि वो क्या है, जीवित है, या उसमें क्या है, जान है। तो साइटोप्लाज्म की खोज किसने करी, तो नाम याद रखेंगे, परकिंजे ने करी थी, ठीक है। साइटोप्लाज्म की खोज हो जाएगी परकिंजे। अब यहाँ से एक और अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे, जैसे साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो एक तो इसमें 80% वाटर प्रेजेंट होता है, ये तो हमें सबको पता होता है, 80% वाटर। और याद रखना 20%, ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि बाकी का बचा 20% क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। 80% तो वाटर, 20% हो जाता है ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का मस्तिष्क या फिर ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे, ब्रेन ऑफ द सेल हो जाएगा न्यूक्लियस, मतलब कि केंद्रक। जो केंद्रक है कोशिका के बीच में, उसे क्या कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क, या इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है कंट्रोलर ऑफ द सेल। कंट्रोलर ऑफ द सेल मतलब कि कोशिका का नियंत्रक, क्या कहा जाता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल, कोशिका का नियंत्रक, ठीक है। मतलब ये हर एक चीज़ को क्या करके रखेगा, कंट्रोल करके रखेगा। जितने भी कोशिकांग हैं, उनके जो भी फंक्शंस हैं, उन सब को कंट्रोल करने का काम किसका हो जाएगा, तो न्यूक्लियस, केंद्रक का। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए केंद्रक की खोज किसने करी, तो आंसर आ जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, कल हमने पढ़ा था कोशिका विज्ञान के जनक या जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक थे, और ये कौन है जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है, तो नाम याद रखोगे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखना, जैसे जो ह्यूमन आरबीसी है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल, उसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसीलिए ब्लड से आप जो है डीएनए जांच नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था कि आप ब्लड के थ्रू किसी का डीएनए जांच कर सकते हो या नहीं, तो क्योंकि ब्लड में आपका जो आरबीसी है उसमें आपका न्यूक्लियस केंद्रक उपस्थित नहीं होता, इसीलिए ब्लड से आप जो है डीएनए जांच किसी की भी नहीं कर सकते। डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डीएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो जब आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे, जैसे जिसका नाम आया उसको वैसे रिमाइंड कर लिया, तो जो चीज़ें हैं वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन देखा उसका बस एज इट इज़ आंसर लिख दिया और फिर हम अगले क्वेश्चन पे चले, ऐसा नहीं करना है। उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग जितना भी जो कुछ भी आपको पता है उससे रिलेवेंट वो सब कुछ जो है साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। तो डीएनए की फुल फॉर्म याद रखोगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब जो बेबी है वो इन पेरेंट का है या नहीं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैसे कोई चोर है वो चोरी करके गया, उसका कोई नेल या बाल टूट के गिर गया, तो उससे भी जो है डीएनए जांच हो सकती है, ठीक है। तो ये सब हो जाता है हमारा डीएनए में।
अब आता है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कोशिका का श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे व्हाट इज द सेल रेस्पिरेशन हाउस, मतलब कि कोशिका का श्वसन तंत्र किसे कहा जाता है? तो आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसे कहा जाता है कोशिका का श्वसन तंत्र। एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से ही इसे ही कहा जाता है पहले तो ये याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने करी? तो आंसर आ जाएगा ऑल्टमैन व बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी करी ऑल्टमैन व बेंडा ने। और नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन याद रखोगे, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है कि कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर या इंग्लिश में बोलूँ तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक तो बोला कोशिका का श्वसन तंत्र, एक बोला कोशिका का बिजली घर, तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। एक और यहाँ से याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसका अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? अपना डीएनए होता है, और जो होती है दोहरी झिल्ली होती है, मतलब कि डबल मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। तो ये इतनी बातें आपने माइटोकॉन्ड्रिया से याद रखनी है, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके ये एक जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था, ये जो इसका इस तरीके से मुड़ी मुड़ी संरचना होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आ जाएगा क्रिस्टा। किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टा। और इसके बीच में जो लिक्विड लिक्विड भरा होता है उसे कहा जाता है मैट्रिक्स, ठीक है, उसे कहते हैं हम मैट्रिक्स। तो इतनी बातें आपने यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोशिका का रसोई घर, मतलब कि किचन हाउस ऑफ द सेल। तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो आंसर याद रखेंगे, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है प्लास्टिड, मतलब कि लवक को, ठीक है। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है प्लास्टिड या फिर लवक को, ठीक है। अगर मान लो लवक ऑप्शन में ना हो तो आप आंसर याद करना क्लोरोप्लास्ट। क्या याद करोगे? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब कि हरित लवक, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपका हरित लवक। हरित लवक जिसकी वजह से जो भी पत्तियां हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, उनका रंग कैसा होता है? हरा होता है, उसको बोलते हो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो भी पत्तियों का हरा रंग होगा या हल्का पीला रंग होगा, वो किसकी वजह से होता है? आपका हरित लवक। और प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में भी कौन हेल्प करता है? तो आपका आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट, मतलब कि हरित लवक, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ से और एक और क्वेश्चन याद रखना, प्लास्टिड से, प्लास्टिड की डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर आ जाएगा ई हैक्कल या फिर अर्नस्ट हैक्कल को। ये भी याद रखना, पेपर में पूछा गया था कि जो प्लास्टिड है ना, उसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आपका अर्नस्ट हैक्कल को। अब जो लवक है उसको हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ तो लवक को, प्लास्टिड को जो है ना 3 पार्ट में आप डिवाइड करके पढ़ते हो। एक तो आपने कहा जिसकी वजह से पेड़ पौधों का हरा रंग होगा, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया ना हरित लवक। दूसरा हमने बोला जिसकी वजह से हरे या पीले रंग को छोड़ के पत्तियों का, फूलों का, जो भी फ्रूट्स हैं जैसे, उनका कोई भी कलर होगा वो आपका किसकी वजह से होता है? तो याद रखेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब है वर्णी लवक,
ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या हो जाएगा, वर्णी लवक। देखो एक रूट वर्ड सीखेंगे, जहाँ पर भी क्रोमो वर्ड आएगा ना, क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है, क्रोमो किसको इंडिकेट करता है, कलर को, तो ये हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। और एक तीसरा याद रखोगे, जहाँ पे पेड़ पौधों का कोई कलर ही नहीं होता या फिर जो भी भूमिगत जड़ें हैं वो किसकी वजह से होती हैं, तो आंसर आ जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, मतलब कि अवर्णी लवक, अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। इतना समझ में आ जाएगा, चलेगा। आई होप आप साथ साथ लिख भी रहे होंगे, ठीक है। इसको इरेज कर देती हूँ मैं यहाँ से, चलेगा, इतना क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से प्लास्टिड को, लवक को हमने 3 कैटेगरी में पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट जो आपका बाकी वर्णी लवक है, क्रोमोप्लास्ट, और एक आपका ल्यूकोप्लास्ट। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमिगत जड़ें वो किसका उदाहरण है, तो याद रखना भूमिगत जड़ें या जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वो किसका उदाहरण हो जाएगा, आपका ल्यूकोप्लास्ट का, ठीक है। नेक्स्ट याद करेंगे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आंसर आ जाएगा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को ही क्या कहा जाता है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या फिर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, आपका राइबोसोम्स को, ठीक है। और ये जो राइबोसोम्स होता है यह कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है, यह कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है, कौन सा, आपका राइबोसोम्स, ठीक है। और राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने करी थी, तो ये भी याद रखना जॉर्ज पैलेट ने, ठीक है, जॉर्ज पैलेट ने क्या करी थी, राइबोसोम्स की डिस्कवरी करी थी। अब अगर मैं बात करती हूँ, हमने ये तो कह दिया कि प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने का काम कौन कर रहा है, राइबोसोम्स कर रहे हैं। अब राइबोसोम्स भी कैसे काम करता है हम वो सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे राइबोसोम्स है, इसका मेन काम हो गया प्रोटीन को बनाना, और एक आपको याद रखना है आरएनए, तो आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए की फुल फॉर्म याद रखोगे, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, मतलब जो आपके शरीर में प्रोटीन को पहुंचाएगा, प्रोटीन बनाने में मदद करेगा, वो कौन करेगा, आपका आरएनए, ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल आपका किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, या फिर इसी को ही बोलते हैं जहर की पोटली, ठीक है, जहर की पोटली भी किसे कहा जाता है, आपका लाइसोसोम को। अभी इसमें ऐसा है क्या जो ये इतना खतरनाक है ना, जैसे देखो ऐसे करके यहाँ पर हमने क्या किया, ये लाइसोसोम बनाया। अब इसके बीच में क्या होता है, इस तरीके से एक एंजाइम भरा होता है जिसे आप कहते हो हाइड्रोलिटिक एंजाइम, क्या कहते हैं इसे हम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको हमने जहर की पोटली या फिर आत्मघाती थैली क्यों बोला, ठीक है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर भरा होता है और ये इतना ज़्यादा अम्लीय होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये एसिडिक होता है। अब अगर इतना एसिड किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आएगा तो उसको ये क्या करता है, ख़त्म कर देता है। कई बार क्या होता है, कुछ भी हार्मोनल बैलेंस की वजह से ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो भरा हुआ है, ये क्या करता है, ये जो प्रॉपर बैग है जिसके अंदर भरा है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो ये बैग क्या होता है, फट जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो लाइसोसोम है वो बॉडी में एंटर कर जाता है और जो पर्सन है उसे क्या होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है उसे, ब्लड कैंसर। तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, इतना ये जो होता है हार्मफुल होता है, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, लाइसोसोम की, ये क्वेश्चन याद रखना। तो लाइसोसोम की डिस्कवरी करी थी डी हुवे ने, किसने की थी, डी हुवे ने, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोशिका का
रिक्त स्थान, या फिर एम्प्टी हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे इसको? एम्प्टी हाउस ऑफ द सेल। तो एम्प्टी हाउस ऑफ द सेल या फिर पॉकेट ऑफ द सेल। एम्प्टी हाउस ऑफ द सेल या फिर पॉकेट ऑफ द सेल किसे बोलेंगे हम? वैक्यूएल को, मतलब कि रसधानियाँ। किसे बोलेंगे? रसधानियाँ। यकीन मानिएगा, साथ साथ सब कुछ लिखते चलना। एक तरीके से यहाँ पे मैंने आपको इन ब्रीफ जो सेल टॉपिक है ना, वो बिल्कुल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। इसमें से बहुत कुछ जो है वो पेपर में आएगा। ठीक, अब आते हैं तो कोशिका का रिक्त स्थान, एम्प्टी हाउस ऑफ द सेल या फिर पॉकेट ऑफ द सेल किसे बोलेंगे? रसधानियाँ, मतलब कि वैक्यूएल को। और जो वैक्यूएल का बाहरी आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन याद रखेंगे, वैक्यूएल है जैसे इसका ये जो देखो बाहरी त्वचा या जो बाहरी आवरण है, इसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। तो ये भी याद रखना, क्या बोलते हैं इसे? टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर क्या भरा होता है? जैसे वाटर हो गया और आपका मिनरल। तो ये भी याद रखना, पानी हो गया, मिनरल हो गया, तो ये सब जो है इसके अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पादप कोशिका का बाहरी आवरण, मतलब कि जो प्लांट सेल होती है उसका बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो याद रखना, उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति, मतलब कि सेल वॉल। ठीक है, जो भी बाहरी आवरण है पादप कोशिका का, प्लांट सेल का, उसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति, मतलब कि प्लांट सेल। और यही जो प्लांट सेल है ये क्या करती है? किसी भी पौधे को या किसी भी पत्ती को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। मान लो कोई आपने लीफ ली, उसको ऐसे करके बेंड कर दो, वो एकदम से तो नहीं टूटेगी। तो रीज़न क्या है? ये जो कोशिका भित्ति है ना, ये उसको क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। और एक और यहाँ से क्वेश्चन आया था पेपर में एक बार कि जंतु कोशिका को, मतलब कि एनिमल सेल को, इस पादप कोशिका से, प्लांट सेल से कौन अलग करता है? तो याद रखना, जो आपका कोशिका भित्ति है, मतलब कि जो सेल वॉल है ना, वो क्या करती है? पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है। ठीक है, चलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साथ साथ अपने एकदम वेल प्रिपेयर्ड नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि कौन सा सूक्ष्म जीव है जो आपका सेल थ्योरी को, कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, तो आंसर आ जाएगा आपका वायरस, मतलब कि विषाणु। जो वायरस है ना, विषाणु है, वो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। वायरस से एक क्वेश्चन याद रखना, जैसे देखो, जब तक जो वायरस है वो एयर में है, वो हवा में प्रेजेंट है, तब तक तो वो कैसा है? अजीवित है, नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही वो किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है, वो क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। तो वायरस से ये क्वेश्चन आया था पेपर में एक बार कि बॉर्डर लाइन क्या है, या जीवित और जीवित और निर्जीव, मतलब कि सजीव और निर्जीव के बीच का बॉर्डर क्या कहलाता है? तो आपका आ जाएगा वायरस। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।